नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर आपको देते रहते हैं नई नई जानकारियां। कृषि से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों की जानकारियां आप तक मिलती रहती हैं। उन आप जानकारियों से अपडेट होकर आप अपनी कृषि को बना सकते हैं और बेहतर और कृषि को लाभ का सौदा साबित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। किसान भाई, कृषि में सामयिक कार्यों का बहुत महत्व है। कृषि में सामयिक कार्यों को अगर आप सही समय पर करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली फसल आपके लिए लाभ का सौदा साबित होगी। तो चलिए देखते हैं कि कृषि में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DS तोमर, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से। किसान भाइयों नमस्कार। दिवाली के इस पावन पर्व के बाद निश्चित रूप से आप रबी फसलों की ओर अपने ध्यान दे रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि रबी की जो फसलें हैं उसमें बोने के समय क्या क्या काम करना चाहिए, उनको बीज उपचार के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनको कि आपको अपने खेतों में लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे देश में औसतन जो जोत है, किसान के पास जो ज़मीन है वो लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम है। ऐसी स्थिति में अपनी जीवन की सभी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है कि हम समन्वित खेती प्रणाली को अपनाएं। तो सबसे प्रथम अपन चर्चा करते हैं कि अभी जो रबी की जो फसलें हैं उसमें प्रमुख रूप से गेहूँ, चना, अलसी, मटर, सरसों, आलू, लहसुन और प्याज। इसमें से चने, सरसों और अलसी की बोनी हो चुकी है। हमारे ज़िले में भी लगभग 24% ऐसा क्षेत्रफल है जो कि वर्षा आधारित है, या फिर ये फसलें ऐसी हैं जहाँ पर कि कम पानी में भी इनको अच्छे उत्पादन लिया जा सकता है और किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मालवा का जो हमारा क्षेत्र है ये गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है और यहाँ की जो उत्पादकता है और जो यहाँ की गुणवत्ता है गेहूं की वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन किसान भाइयों, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी आप गेहूं की बोनी करें तो उसमें तापमान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तापमान से तात्पर्य ये है कि यदि हम बहुत जल्दी बोएंगे, अक्टूबर के महीने में बो देते हैं या जब तापमान 30 या 35 डिग्री का तापमान होता है तो उसमें बालियाँ जल्दी आ जाएंगी और आपको सही उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि जब हमारा औसत तापमान दिन का दिन और रात का मिला के और यदि हम उसको 2 से भाग देते हैं वो 22 डिग्री और 23 डिग्री के आसपास रहता है, तब हमको गेहूं की बोनी करनी चाहिए। गेहूं की बोनी करने के लिए इस समय जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो इंदौर का जो केंद्र है उसने बहुत सारी किस्में अनुशंसित की हैं। मुख्य रूप से जो ड्यूरम वैरायटी है जिसको कठिया गेहूँ बोलते हैं, उसमें पूसा तेजस, पूसा पोषण, पूसा अनमोल और ये जो वैरायटी हैं ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देते हैं। हमारे यहाँ औसतन किसानों ने कई किसानों ने 17 से 18 कुंटल प्रति बीघा यानी लगभग 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता यहाँ प्राप्त की है। इसी प्रकार फसलों में हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जो उसके लिए पोषक तत्वों का जो उपयोग करें वो बिल्कुल संतुलित और समन्वित हो। सबसे बेहतर विकल्प तो ये है कि किसान भाई आप कम से कम 2 से 3 साल में अपने मिट्टी की जांच करा लिया करें और उस मिट्टी की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार हम उर्वरकों का और खादों का उपयोग किया करें। बहुत अधिक खाद डालने से भी उत्पादकता नहीं बढ़ती है। अब इसलिए ये आवश्यक है कि हम जो है खाद जो है संतुलित मात्रा में दें। जैसे कि गेहूं की हम बात करें तो गेहूं में NPK की जो मात्रा है 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो लगभग पोटास। और चूँकि ये अपनी खाद्यान्न वाली फसल है, खाद्यान्न वाली फसलों में जिंक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 5 किलो जिंक या 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर बोनी से पूर्व यदि हम खेत में मिला के देते हैं तो ये मान के चलिए काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम बीज दर की बात करते हैं, चूँकि अब पूरा नवंबर का महीना एक हमारे लिए सामान्य तापमान का मौसम रहता है जहाँ के बोया जा सकता है, इसलिए हम बीज दर की जो मात्रा है हमारी जो किस्म है उसके लिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि कोई भी किस्म, हर किस्म का अपना अलग अलग वज़न होता है। इसलिए यदि आप 1000 दाने का वज़न लें, उस 1000 दाने का वज़न जितना ग्राम आए, मान लीजिए किसी वैरायटी का वज़न जो है वो 48 किलो आ रहा है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको 48 किलो बीज प्रति एकड़ बोना चाहिए। ज़्यादा बीज डालने से चूँकि पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वहाँ पे उत्पादकता कम होती है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए गेहूं की फसल में आप 120 से 150 किलो नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा आप बोनी के समय डालें। शेष जो मात्रा है उसको 2 भागों में डालें। पहले पानी में जब हम 21 दिन पे पहला पानी देते हैं उस समय उसको डालें, और उसके बाद जब उसमें गभोट या कल्ले फूटने लगते हैं, टिलरिंग होती है, उस समय 40 से 45 दिन की अवस्था में पुनः दे सकते हैं उसको।
खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप लोग पहले से 2,4-D आदि का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन अब ये देखा गया कुछ वर्षों से कि 2,4-D के लगातार उपयोग के कारण हमारी जो खरपतवार है उनमें रेजिस्टेंस आ गया, उनमें प्रतिरोध क्षमता विकसित हो गई है और वो अब ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए जो बाज़ार में इस समय काफ़ी अच्छे मॉलिक्यूल्स मिले हैं, विशेष रूप से जिसमें घास वाली यानी पतली पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाली दोनों ही किस्म के खरपतवारों को हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्लोडिनाफॉप और मेटसल्फिरोन नाम का एक टैंक मिक्स आता है बाज़ार में, वेस्टा और दूसरे रूप में आता है। इसकी मात्रा यदि हम 30 से 35 दिन की अवस्था में 35 दिन के बाद हमको खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा बालियों की जो आकार है उसमें प्रभाव पड़ता है। इसलिए 30 से 35 दिन के अंतर पे यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो आप मान के चलिए कि संतुलित उर्वरक, अच्छा बीज, अच्छा सीड रेट और खरपतवार नियंत्रण हम कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ का औसत उत्पादन आपको 60 से 65 कुंटल हर किसान को यहाँ से प्राप्त हो सकता है। अब दूसरी चर्चा जो किसान भाइयों में आपसे चर्चा करना चाह रहा था वो ये कि जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारे देश में जो औसत किसान हैं, जो ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं और उनकी जो जोत यानी ज़मीन जो उनके पास उपलब्ध है वो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में उनको खेती करनी पड़ती है और उसी से अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए समन्वित खेती प्रणाली अपनाने की बात सरकार कह रही है। हम लोगों ने भी अपने प्रयोगों से इस बात को सिद्ध किया है कि यदि हम अपने खेत पे एक से अधिक कृषि अवयव लें, जैसे कि आप सामान्य रूप से हमारे जो किसान हैं वो सामान्य फसलें करते हैं, फसलों के साथ हमको बागवानी का कुछ क्षेत्र लेना चाहिए। बागवानी के साथ साथ पशुपालन है, पशुपालन में आप बकरी पालन कर सकते हैं, डेयरी कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं और जो हॉर्टिकल्चर की बात है वो जो उद्यानिकी फसलें हैं उसमें आप फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, आप फूल लगा सकते हैं, सब्जी भाजी के आप खेती कर सकते हैं। इस प्रकार 3 से 4 प्रकार की चीज़ों को आप यदि लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कभी भी किसी भी फसल में घाटा होने की संभावना नहीं होती। जैसे कि इस वर्ष भी हमने देखा कि खरीफ के मौसम में अक्टूबर के माह में काफ़ी तेज़ बारिश आई और जिन लोग ने केवल सोयाबीन बोया था उनको आखिरी में काटने में परेशानी हुई और उनको उत्पादन में भी नुकसान हुआ। तो जो समन्वित खेती प्रणाली का जो उद्देश्य है और उसका जो मुख्य ध्येय है कि इसमें कम से कम आपस में प्रतिरोध होता है, प्रतिस्पर्धा सबसे कम रहती है अवयव में और पूरकता रहती है। जैसे कि यदि हमारे पास पशुपालन है तो पशुपालन से प्राप्त अवशिष्ट जो है वो हमारे खेतों की उर्वरता को बनाए रख सकती है। हमारे जो ज़मीन की जो इस समय स्थिति हो गई है, लगातार जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र उपयोग कर रहे हैं उससे हम आज देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन कड़क हो गई है, उसमें पोषक तत्वों की भी लगातार कमी आती जा रही है। आज की स्थिति में जो 17 पोषक तत्व फसलों का आवश्यकता होती है उसमें से 9 पोषक तत्व या तो सीमांत लेवल पे चले गए हैं या उनको डालने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हम इन सभी को केमिकल रसायन के माध्यम से डालने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी अधिक घाटे का सौदा होगा, किसान की लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी और जब उसको बाज़ार में मूल्य नहीं मिलेगा तो वो उसके मन में ये बात आएगी कि खेती से हमको घाटा हो रहा है। इसलिए जब हम समन्वित खेती प्रणाली का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जोखिम जो है वो बढ़ जाती है और आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एक मनुष्य के लिए मुख्य रूप से 4-5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जीवन यापन के लिए। सबसे पहले उसको एक अच्छा आवास चाहिए, उसको खाद्यान्न के लिए अनाज और दालें चाहिए, पोषण के लिए उसको बढ़िया सब्जी चाहिए, यदि वो मांसाहारी है तो अंडा, मांस, मछली आदि का भी वो उपयोग करता है और यदि वो पशुपालन कर रहा है तो वर्ष भर उसके पास चारे की भी उसकी पूर्ति करना उसकी आवश्यकता होती है। ये सब चीज़ों को करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की हमारे जो प्रक्षेत्र पर उनको लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है कि हमको अपनी मिट्टी जो है उसको जीवंत बनाए रखना है और जीवंत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व मुख्य रूप से जो हमारे देसी खादें हैं, वर्मी कंपोस्ट है और क्या कहते हैं अपना ये अजोला है, हरी खादें हैं, इनका उपयोग हमको लगातार करते रहना चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं कि खेती में जो लागत आती है वो सबसे आती है ऊर्जा के कारण, या तो हम बिजली का उपयोग करते हैं या डीजल का उपयोग करते हैं, इनकी भी काफ़ी अधिक इनके दर हो गए हैं। इसलिए हमको ऐसे ऊर्जा के स्रोत पर जाना चाहिए जो कि नवीन उनको किया जा सके, जैसे कि सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी के माध्यम से हमारे किसान भाई इरिगेशन कर सकते हैं। 5 हॉर्स पावर का पंप उसके द्वारा लगाया जा सकता है, जिससे ना तो प्रदूषण होता है और ना ही उनकी लागत में कोई अधिक, एक बार यदि वो खर्च कर लेते हैं तो कई सालों तक उनको इससे लाभ प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार
यदि हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन से जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं और बढ़िया और गोबर के गैस के आप प्लांट लगा सकते हैं। उस गोबर गैस से फ़ायदा ये होगा कि आपके घर की जो ऊर्जा है जिसमें रोटी बनाने के लिए जो आप गैस का LPG का उपयोग करते हो वो आप बचा सकते हैं। प्रति वर्ष यदि हमारे घर में 6 सिलेंडर लग रहे हैं और उसकी हम लागत यदि देखें तो गोबर गैस का जो स्लरी निकलेगी वो आपके खेतों में काम आएगी, जो गैस निकलेगी वो आपको भोजन बनाने के काम में आएगी। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे उज्जैन के KVK में 1 हेक्टर का कृषि मॉडल डेवलप किया है और उससे ही हमको ये देखने को मिला है कि यदि हम इन सभी अवयवों को 4 से 5 अवयवों को अपने खेती प्रणाली में विकसित करते हैं तो ये मान के चलिए कि यदि किसान 1 रुपये खर्च करता है तो उसको 3 से 3.5 रुपये निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। साल भर पूरे परिवार के लिए रोजगार प्राप्त होता है। यदि हम केवल एक ही फसल लेते हैं तो मुश्किल से 57 या 58 दिन का आपको रोजंदारी मिलती है, लेकिन समन्वित में यदि हम करते हैं तो 1500 दिन के आपको मैन पावर का आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इसको अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी लौट कर आएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, हमारे विभिन्न प्रदेशों में बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियां चलती रहती हैं जो कि आपके लिए हितकर होती हैं। तो उज्जैन के कृषि विज्ञान केंद्र में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर RP शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पोस्टेड हूँ। मैं मेरा पद जो प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख है। विगत 7 वर्षों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। किसान भाइयों, आज मैं चर्चा करूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है और कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन की मुख्य उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको सभी को विदित है, पूरे भारतवर्ष में हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य काम जो है तकनीकी का हस्तांतरण है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है जिले के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी हों, चाहे पशुपालन विभाग के अधिकारी हों, चाहे मछली पालन विभाग के अधिकारी हों या जिला प्रशासन हो, इसको तकनीकी जानकारी समय समय पर देते हैं और किसानों के खेतों पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन तथा जो है कुछ ट्रायल डालते हैं। ट्रायल मतलब परीक्षण करते हैं। आयोजित परीक्षण ऐसे करते हैं जिस परीक्षण जो विशेष परिस्थितियों में सूक्ष्म लेवल पर उन जो तकनीकी अनुशंसा हमारी वैज्ञानिकों ने की हैं, तो सूक्ष्म लेवल पर उस तकनीकी को कैसे टेस्ट किया जाए और वहाँ पर जो सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये मुख्य काम जो है कृषि विज्ञान केंद्र का है। निश्चित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र जो है ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए भी लंबी अवधि के प्रशिक्षण करता है। इसके अलावा हम लोग जो है जिले के जो कीटनाशक विक्रेता हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित करते हैं, देसी प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं, जिससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों को रोजगार में फ़ायदा होता है। इसी के साथ जो है हमारी 50% आबादी ग्रामीण महिलाओं की है, तो महिलाओं के लिए भी हम लोग जो है स्वयं का धंधा स्थापित करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, प्रदर्शन करते हैं।
इसके लिए हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत अच्छा मॉडल बनाया हुआ है। निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री का ये सपना है कि किसानों की आय निश्चित रूप से दुगनी की जाए। तो किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में अप्रैल 2017 से DFI मतलब किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम किया गया था। इसमें हम लोगों ने जो है बकरी पालन, भैंस पालन और गाय पालन मुख्यतः 3 घटक जो सम्मिलित किए थे। इसके पीछे मूल उद्देश्य यही था कि यदि एक घटक को किसान भाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि एक घटक में उसको फायदा हो जाए। यदि गाय में कोई नुकसान होता है तो निश्चित रूप से वो बकरी से पूर्ति होगी, और बकरी में कोई नुकसान होता है तो निश्चित रूप से वो गाय से पूर्ति हो सकती है, गाय या भैंस से उसकी पूर्ति होती है। तो गाय में भी हम लोगों ने जो है किसान भाइयों यहाँ पर गिर गाय जिसका A2 मिल्क रहता है, और ये 5 साल का अनुसंधान से निश्चित हो चुका है कि गिर गाय के जो गोमूत्र है उसमें स्वर्ण भस्म पाई जाती है। तो गिर गाय यहाँ पे स्टार्ट की है। हम लोगों ने 5 गिर गाय लेके आए थे। आज आप देखोगे तो हमारे पास करीब 12 से 13 गाय जो है केवल गिर की हैं, 1 कीड़ा है, 12 गाय हैं। इसके बाद 2 गाय हमारे पास फ्रीजवाल गाय भी हैं, 2 मुर्रा भैंसें हैं, और बकरी में हम लोगों ने 12+1 12 बकरी लेके आए थे। 1 बकरा लेके स्टार्ट किया था अप्रैल 2017 में। किसान भाइयों, अभी तक हम लोग जो है करीब 9 लाख रुपए के बकरा बकरी बेच चुके हैं, और जितने भी बकरा बकरी दिए हैं वो पूरे के पूरे बकरा बकरी हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्रों को दिए हैं या किसानों को पालने के लिए दिए हैं। इसमें मांस के लिए अभी तक हमको ऐसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी डिमांड है यहाँ पे हमारे ज़िले में, इतनी मांग है कि सुरोई किस्म के जो है बकरे जो है बहुत अच्छी कीमत में जाते हैं। सुरोई किस्म की विशेषता यह है कि कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी गर्मी पड़े, कितनी भी सर्दी पड़े, किसान भाइयों जो बहुत अच्छा सर्वाइव करती है। उज्जैन जिला हमारा राजस्थान से लगा हुआ है, यहाँ भी तापक्रम गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में भी ये बकरी जो है बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही है, और डुअल पर्पज है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बकरी जो है मांस के लिए और दूध के लिए, दोनों के लिए किसान भाई इसको पालते हैं। तो 9 लाख रुपए की बकरी 2.25 लाख रुपए में खरीदनी थी, तो 9 लाख की बेच चुके हैं, और करीब अभी 3.5 लाख की बकरा बकरी हमारे पास हैं। तो किसान भाइयों, ये गरीब का ATM है। तो 1 हेक्टेयर का मॉडल, यदि किसी एक किसान के पास 1 हेक्टेयर सिंचित की ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर सिंचित ज़मीन में वो क्या क्या करे, ऐसा जो है हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल बनाया है। तो 1 हेक्टेयर में पूरे में हम लोगों ने ड्रिप का लगाया है, और ड्रिप में जो है हमारे ज़िले में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं उन फसलों को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। और चाहे तो वो जो है अभी रबी में आने वाले में सरसों भी लगाते हैं हम लोग, चना भी लगाते हैं, गेहूँ भी लगाते हैं। गेहूँ में भी विभिन्न प्रजातियाँ लगाते हैं। यदि कम पानी वाली प्रजातियाँ हैं, यदि किसान के पास कम पानी है तो कम पानी वाली प्रजातियाँ लगाए, यदि अधिक पानी है तो अधिक पानी वाली प्रजातियाँ लगाए। यदि उसके पास जो है पानी कम है और रेनफेड करना चाहता है तो उसमें भी गरड़ बना के गेहूँ लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे प्रदर्शन इकाई में। इसी प्रकार चने की विभिन्न किस्में लगाते हैं। आजकल किसान भाइयों चने में RBG 204 जो है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए किस्म लगाई है। इस किस्म का जो है हम लोगों ने फार्म पे भी लगाई है, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत श्रम, आजकल जो श्रम की जो काटने की दिक्कत आ रही है। तो RBG 204 किस्म जो है फार्म पे लगा रहे हैं हम लोग, बोनी करती है, यहाँ भी लगाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र में। तो ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टर से आराम से करती है। इसमें सरसों लगा रहे हैं, अलसी लगा रहे हैं, हम लोग मटर भी लगाते हैं और प्याज भी लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं। निश्चित रूप से किसान के पास कम से कम इतनी सब्जी हो कि राउंड द ईयर पूरी साल उसका खुद का सब्जी हो, खुद का खाद हो, खुद की दवाई हो। खुद की दवाइयों के लिए हम लोग यहाँ पे जो गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, नीमास्त्र बना रहे हैं हम लोग, और कई प्रकार के जो है यहाँ पे किसानों को बना के दिखाते हैं। पीछे हमारे यहाँ मॉडल बने हुए हैं, उसमें बना रहे हैं। तो ना ही तो किसान को खाद मोल लेना है, ना ही किसान को कीटनाशक दवाई मोल लेना है, और उल्टा जैविक खाद जो है, केचुए की खाद है, हम लोग जो है करीब इस साल अप्रैल से अभी तक लोग 1,45,000 की खाद बेच चुके हैं। तो किसान भाइयों, सब्जी भी पूरी साल में हम लोग सब्जी उत्पादन कैसे करें, इसका भी प्रदर्शन इकाई है यहाँ पर। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपका स्वागत है पुनः कि कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में जरूर आइए आप, और यहाँ के मॉडल को देख करके अपनी आय निश्चित करिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय हो चला है, आप सुनिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। स्व सहायता समूह बने जन आंदोलन, लंपी रोग का टीकाकरण, सब्जी वर्गीय फसलों में माहों का प्रकोप, मटर की फसल में पौध संरक्षण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्व सहायता समूह बने जन आंदोलन। प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रदेश में स्व सहायता समूहों ने जन आंदोलन के रूप ले लिया है।
जिससे लोगों में जागरूकता आई है और स्व सहायता समूह के सदस्यों में बचत की आदत विकसित होने के साथ ही समूह के नेतृत्व को स्कूली शिक्षा के प्रसार, महिला बाल पोषण, परिवार कल्याण और आरोग्य के संबंध में जन जागृति आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के जनजातीय अंचलों में पोषण से भरे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए नई संभावनाएं निर्मित हुई हैं। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों से इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कहा। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों से महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़कर कृषि और गैर कृषि आधारित 100 से अधिक प्रकार की आजीविका गतिविधियां सफलतापूर्वक कर रही हैं। परिवार के सदस्यों को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। प्रदेश में विगत 2 वर्षों में स्व सहायता समूहों के अलावा उनके परिवार के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध हुआ है। लंपी रोग का टीकाकरण। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश में लंपी का प्रकोप लगभग समाप्त हो चुका है। पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा पड़ोसी राज्यों में लंपी उद्भेद के साथ अपनाई गई सतर्कता से देश में सबसे बड़े पशुधन वाले राज्य मध्य प्रदेश में पशुओं में लंपी रोग का संक्रमण नियंत्रण हो चुका है। प्रदेश में अब तक 30,69,000 टीकाकरण हो चुके हैं। प्रदेश में लंपी रोग का संक्रमण अगस्त और सितंबर में अधिक था। माह अक्टूबर में भोपाल जिले में 1 और नवंबर में कटनी जिले में 1 पशु में लंपी की पुष्टि हुई है। लंपी से कुल 35 जिलों के 4,817 गांवों के पशु प्रभावित हुए हैं। प्रभावित पशुओं की संख्या 29,257 है। इनमें से 27,481 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। रतलाम जिले में 1,12,480 पशुओं को लंपी का टीका लगाया गया है। सब्जी वर्गीय फसलों में माहू का प्रकोप। सब्जियों के पौधों का रस चूसने वाले कीटों में मुख्यतः फुदका, माहू, तेला, सफेद मक्खी एवं माइटस आते हैं, जिनमें विशेषकर भिंडी, आलू, मटर, लौकी आदि फसलों में माहू द्वारा काफ़ी क्षति होती है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे वे पीली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। रस चूसक कीटों के कारण सब्जियों की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। इसके साथ ही ये कीट उनमें विषाणु रोग फैलाते हैं, जिससे फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। खड़ी फसलों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफॉस दोनों में से किसी एक रसायन की मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। मटर की फसल में पौधा संरक्षण। मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको रोगों व कीटों से बचाना जरूरी होता है और उसकी ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्व भी देना जरूरी है। आप अपनी फसल का सही से निरीक्षण करते रहें। जहां फसल 1 माह की हो गई है, वहां इस समय मटर में भूरी मक्खियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 10 मिलीलीटर मात्रा पंप यानी कि 15 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति एकड़ के मान से करें और अच्छी बढ़वार के लिए 20:3 NPK की 1 किलो मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा या अचानक आए जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक अच्छी योजना है। किसान इस योजना का लाभ लेकर योजना अंतर्गत नियम अनुसार फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में जो कुछ भी जानकारियां हमने आपको दी हैं, जैसे कि आज के अंक में हमने जाना कि कृषि में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं, साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन की गतिविधियों पर भी हमने गौर किया। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।